ये बात थोड़ी पुरानी है। ये सर्दियों के वक्त की बात है। बहुत साल पहले हम लोग जब गांव में रहा करते थे तो मेरे दो दोस्त बहुत ही ख़ास थे। उन दोनों का नाम था राजेश और कमलेश। राजेश और कमलेश के साथ मेरी दोस्ती बहुत गहरी थी। हम लोग जहाँ भी जाते थे हमेशा साथ में ही जाते थे। जैसा कि सर्दियों का समय था तो हम तीनों ने तय किया कि क्यों ना हर रात खेत में जाकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर जलाई जाएं और वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर हंसी मजाक किया जाएगा। तो फिर हम लोगों ने यही तय किया और फिर उस दिन के बाद से हम लोग रोज़ाना रात को खेत में जाने लगे और लकड़ी इकट्ठा करके जलाते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं और फिर हंसी मजाक करते हैं, फिर वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। ऐसा ही चलता रहा। करीब एक हफ्ता बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग बड़े आराम से जाते आते हैं। मगर एक रात जब मैं अपने घर से निकल रहा था तभी मेरी माँ ने टोका, अरे बेटा, आज अमावस की रात है, आज कहाँ जा रहा है तू? तो इस पर मैंने माँ से कहा, क्या अमावस की रात, वो क्या होता है? तो इस पर माँ ने कहा, बेटा आज की रात चंद्रमा आसमान पर नहीं निकलता। आज की रात भूत प्रेत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, आज बाहर मत जा। तो इस पर मैंने अपनी माँ का पहले तो मजाक उड़ाया ये कहकर कि ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। जिसके बाद मैं अपने घर से निकल गया। चलते चलते मैं खेत के पास पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि कोई नहीं है। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त लोग नहीं आएंगे, मगर फिर मैंने सोचा कि वो लोग इतने डरपोक भी तो नहीं हैं कि अमावस की वजह से यहाँ ना आए। जिसके बाद मैंने थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा की और आग जलाया। अभी मैं वहाँ आग जलाकर बैठा हुआ ही था कि तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने सिर उठाकर देखा तो पाया कि कोई चलता हुआ मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्तों में से ही कोई होगा। वो जब चलते चलते मेरे करीब आया तो मैंने पाया कि वो कमलेश है। कमलेश मेरे पास आकर बिल्कुल सामने सामने बैठा। जिसके बाद मैंने कमलेश से पूछा, अच्छा वो तू आ गया, क्या लगता है राजेश आएगा कि नहीं? इस पर कमलेश कुछ देर मेरी ओर देखा और फिर कहा, पता नहीं वो आएगा कि नहीं। इस पर मैंने कहा, तुझे तेरे घर वालों ने मना नहीं किया आने से अमावस का बोलकर? मुझे तो किया था, मैं चला आया। तो इस पर कमलेश ने कहा, मुझे भी मना किया था मगर मैं माना ही नहीं। जिसके बाद मैं और कमलेश थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे। बातों के दौरान मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कमलेश कुछ छिपा रहा है या फिर चुप चुप सा रह रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कमलेश बहुत ही बातूनी लड़का था, हमेशा बकबक करता ही रहता था। तो फिर आज इसे क्या हो गया? मुझे कहीं ना कहीं कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तभी मैंने कमलेश के पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। दरअसल कमलेश के दोनों पैर उल्टे थे, यानी कि उसके दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मैं समझ गया कि यह कमलेश नहीं बल्कि ये कुछ और ही है, मगर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। मैं खड़ा हुआ और फिर उठकर जाने लगा। जाते जाते मैंने कहा, कमलेश आज ठंड बहुत ज़्यादा है यार, मैं जा रहा हूँ घर, तू बैठेगा तो बैठ वरना मैं घर जा रहा हूँ। तो इस पर कमलेश ने कहा, चुपचाप यहीं बैठा रहे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ये आवाज़ सुनकर ही मैं समझ गया कि यह कमलेश नहीं हो सकता। मैं चुपचाप वापस से अपनी जगह पर बैठ गया डर के मारे।
तभी मुझे याद आया कि दादाजी ने कहा था कि भूत आग के करीब नहीं आते हैं। मैंने भी ये बात नोटिस की कि कमलेश आग से दूर ही बैठा हुआ था। तभी मैंने वहाँ पर एक जलती हुई लकड़ी उठाई और फिर उसे लेकर अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगा। कमलेश मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मगर वो मेरे करीब नहीं आ पा रहा था। जैसे ही मैं गांव के घरों की सीमा पर दाखिल हुआ कि तभी वो कमलेश या फिर वो जो कुछ भी था वो एकदम से गायब हो गया। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर पहुंच गया। घर पर जाकर मैंने सबको पूरी बात बताई तो फिर माँ ने कहा कि वो कोई आत्मा थे। घर से जब मैं निकला था तो आसमान में रोशनी थी। दरअसल महेश भाई ने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह रखी थी। घसीटापुर के नाम के एक बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता, उसी को अभी मैं पार कर रहा था। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मोटर गाड़ी से जाने का मैंने फैसला तो ले लिया था, पर रास्ता इतना ख़राब होगा ये पता नहीं था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन पर चढ़ी हुई लताएं, और रास्ते पर थोड़ा अंधेरा भी अब हो चला था, इसलिए गाड़ी और भी संभाल कर चलानी पड़ रही थी। रास्ते में इक्का दुक्का लोग मिल रहे थे। थोड़ी ही देर में दिन डूब गया। 6:30 बज गए थे। महीना यहीं जुलाई के आसपास का रहा होगा कि अचानक ही एक बदली आसमान पर छा गई और पूरा पानी का मौसम बन गया। मैंने बचने के लिए आसपास कोई सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश की और रोड से कुछ ही अंदर एक खेत में फार्म हाउस सा कुछ नज़र आया। मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पोर्च पर ही रुका जा सकता है, और वहीं पहुँच गया। बारिश कुछ तेज थी। अचानक अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची लगभग 5-6 साल की, बिल्कुल ही गुड़िया की तरह, सुनहरे बाल और गोरी नीली आंखें, मुस्कुराई और फिर अंदर से आवाज़ आई, जीजी आपने दरवाज़ा क्यों खोला? उस लड़की ने कहा, मम्मा कोई है। और अचानक ही उस दरवाजे से एक सुंदर सी औरत बाहर आई। उसने मेरी ओर अजीब नज़रों से देखा और फिर बोली, जी आप। हमने आसपास की ओर इशारा किया, बारिश की ओर। वो समझ गई। फिर उसने मंद मुस्कुराया। हमने अपना परिचय दिया और बतलाया कि कहाँ जा रहे हैं। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मौसम ख़राब है और बारिश तेज होगी लगता है, बेहतर होगा रुकना और इंतज़ार करना। आप अंदर आ जाएं। मैं मकान के अंदर पहुंच गया। जाने कैसा सम्मोहन था उसकी आवाज़ में, और फिर सोफे पर बैठ गया। ड्राइंग रूम काफ़ी सुंदर सजा था। पुराने रईसों के जैसा माहौल में होने का एहसास हो रहा था। हिरन, शेर, सबका सिर दीवार पर टंगा हुआ था। वो नन्ही सी बच्ची कमरे में चली गई थी। चाय आ चुकी थी। मैंने चाय पीते हुए आखिर पूछ ही लिया कि आप इस तन्हाई में बच्ची के साथ और लोग कहाँ हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में ही पानी भी कम हो गया, लिहाजा हम वापस से चल पड़े। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, मगर क्या? मुझे तो महसूस हो रहा था, मगर मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। दिमाग की छठी इंद्रियां इशारा कर रहे थे। अचानक मुझे मोटरसाइकिल पर अपने पीछे लगा कि जैसे कोई बैठा है। मैंने पीछे देखा लेकिन कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। अचानक से मोटरसाइकिल रुक गई। हमने नीचे उतरकर पहले टैंक में पेट्रोल देखा, फिर से किक मारी, मगर मोटरसाइकिल स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितना हम जानते थे, कार्बोरेटर खोला
साफ कर वापस लगाया। पेट्रोल की नली निकालकर उसे वापस लगाया। फिर से किक मारी, मगर किस्मत खराब, मोटरसाइकिल वैसी की वैसी ही पड़ी रही। हमें रोड पर रोशनी नजर आई, शायद कोई गाड़ी हो जो हमें लिफ्ट दे दे और हम मोटरसाइकिल कहीं खड़ी कर वापस अपने घर पहुंच जाएं। कुछ देर बाद एक कार आती हुई दिखाई दी और हमने हाथ हिलाकर लिफ्ट का इशारा किया। कार पास आकर रुकी और उसमें से वही सुंदर औरत और वही बच्ची बैठी हुई नजर आई। उस औरत ने कहा, क्या बात है, बाइक खराब हो गई है क्या? चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, यहीं पास ही में खड़ी कर दीजिए, कोई नहीं ले जाएगा। मैं कर भी क्या सकता था, मजबूर जो था। खैर, हम कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। कार फिर से स्टार्ट हुई और वो औरत, जिसका हमें नाम नहीं पता था, उन्होंने बताया कि उन्हें शहर में कहीं अर्जेंट जाना है, जिस वजह से वो लोग अभी जा रहे हैं। मौसम और भी खराब हो गया था। रात के अंधेरे में पेड़ों पर लटकते हुए तने बहुत ही अजीब से लग रहे थे। चमगादड़ों के झुंड रोड को पार कर रहे थे। सियारों की आवाज़ें भी आ रही थी, क्योंकि वो इलाका जंगल का था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अचानक ही माहौल इतना डरावना क्यों हो गया। तभी अचानक से मुझे कुछ चुभा, शायद मच्छर होगा। पर इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते हैं कि मेरी आंखें बंद हो गई और फिर धीरे धीरे मैं कब बेहोश हो गया, मुझे कुछ याद नहीं। कब तक बेसुध रहा कुछ पता नहीं, मगर दिन था या रात ये भी मालूम नहीं हो पा रहा था। और एकाएक एहसास हुआ कि आसपास कुछ तो है। क्या हो सकता है, यह अनुमान लगाया। एकाएक जैसे करंट सा लगा। ये वही औरत थी, मगर वो बच्ची वहाँ पर नहीं थी। वो भी बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। बच्ची का कुछ पता नहीं और कहाँ थे, किस हालत में थे। हमने कोशिश की कि कैसे भी यहाँ से निकलें, मगर वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अंधेरा बहुत ही ज़्यादा घना था। और फिर वो औरत भी अचानक बेहोशी की हालत से जागी। कराहते हुए उसने कहा, आप यहाँ? वो आफत की परकाल गुड़िया, वो भी आपको यहीं पर ले आई। अब चौंकने की बारी मेरी थी। हमने कहा, वो आपकी बेटी नहीं है? तो इस पर उसने कराहते हुए कहा, मैं घोर मुसीबत में घिर गई हूँ। वो मेरी बच्ची नहीं है, वो एक खौफनाक शैतानी शख्सियत, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती। एक दिन मैं भूले से कब्रिस्तान के बाजू से गुजर रही थी कि अचानक मेरे परफ्यूम से ये कब्रिस्तान से निकली और बच्ची के रूप में मेरे साथ चिपक कर मुझे ये अनजान जगह ले आई। अभी तक 4 लोगों को इसी तरह से फंसा कर मार चुकी है। अब चौंकने की बारी मेरी थी। हमने तुरंत ही टटोला। हमारे साथ हमारी पोटली हमारे जेब में थी। मैंने तुरंत ही बैठकर ध्यान लगाया और गुरुजी से प्रार्थना की, हमें इस संकट से बाहर निकालें। और उनकी प्रेरणा से हम गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। अभी 1008 पूरे हुए ही उठे कि हमारी आंखों के सामने का अंधेरा छट सा गया और हमें उस खंडरनुमा घर का दरवाज़ा नज़र आया। हमने तुरंत ही उस औरत को लिया और उस दरवाजे पर पहुंचकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए हाथ लगाया तो वो एकदम से खुल गया और हम खंडरों में खड़े थे। अचानक से मौसम बदलने लगा, मानो तूफान आएगा। हम उस औरत को लेकर खंडरों में एक टूटे हुए मंदिर में घुसकर बैठ गए। मैंने तुरंत गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे आसपास जैसे एक सुरक्षा चक्र सा बन गया था। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा था और अब हम दोनों जैसे सुरक्षित हों ऐसा महसूस हो रहा था। मैंने मन ही मन में भगवान का धन्यवाद किया। लगभग 2 घंटे बाद मौसम साफ होने लगा
और कुछ लोगों के होने की आवाज़ और आहट मिली। तब हम उस औरत के साथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकले। कुछ आदिवासी जैसे लोग थे। हमने जगह का पता पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो पता चला कि हम झारखंड में किसी गांव में हैं। इतनी दूर हम कैसे पहुंच गए हमें कुछ भी पता नहीं, और तारीख 1 सप्ताह बाद की थी। हमने पता किया कि आसपास रोड कितनी दूर है और बस मिलेगी या नहीं। पता लगा कि दिन में एक बस शाम को आती है और सुबह पहले ही निकल जाती है। लिहाजा आज का दिन और रात हमें इसी गांव में गुजारना होगा। हमने अपनी मुसीबत के बारे में उन लोगों को बताया तो उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि गांव चलते हैं, चिंता की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उनके साथ हम लोग गांव पहुंच गए और उनके घर रुके। उन्होंने एक लड़के को जानकार ओझा को बुलाने भेज दिया और फिर ओझा आ गया। उन्होंने नीम की डाल दरवाजे पर लगाई और हमारे हाथ में भी पकड़ाई। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए रात को वो शैतानी गुड़िया ज़रूर आएगी और दरवाज़ा तो खटखटाएगी ही, मगर कुछ भी हो जाए आप लोगों को दरवाज़ा नहीं खोलना है। हमने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर उस ओझा ने जाते हुए एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर ध्यान से कहा, दरवाज़ा मत खोलना, ये बात याद रहे। जिसके बाद वो ओझा वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। मुझे और उस औरत को डर लग रहा था, मगर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। यही एकमात्र चारा था हमारे पास। हम लोग उस कमरे में दुबक कर बैठे हुए थे। थकावट के चलते नींद तो आ रही थी, मगर सोने में डर लग रहा था, इसलिए हम लोग किसी तरह से जागे हुए थे। मगर कहते हैं ना, नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। हम लोग बैठे बैठे ही कब सो गए कुछ पता ही नहीं चला। अचानक हमारी नींद खुली तो दरवाजे पर बहुत ही ज़ोर से दस्तक हो रही थी। बाहर से वही बच्ची, उसी की आवाज़ आ रही थी और वो बार बार उस औरत को अपनी माँ बता रहे थे और दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बच्ची यहाँ तक कैसे आ गई। वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। इसका मतलब ये कोई इंसान तो है नहीं, बल्कि ये कुछ और ही है। और जैसा कि ओझा ने बताया था कि दरवाज़ा मत खोलना, तो हमने ठीक वैसा ही। यार बहुत रात हो गई है, थोड़ा जल्दी बाइक चला, अनिकेत ने अपने दोस्त राजेश को कहा। तो इस पर राजेश ने कहा, यार जल्दी ही तो चला रहा हूँ, ये रास्ता सही नहीं है, ज़्यादा तेज़ चलाना ऊपर से रात के वक्त सही नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा संभल कर ही चलते हैं। वैसे भी रात ही तो हुई है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तो इस पर अनिकेत ने कहा, यार तूने सुना नहीं है क्या, ये रास्ता क्या। तो इस पर अनिकेत ने वापस से बोलना जारी रखा। दरअसल लोग बोलते हैं कि ये रास्ता रात के लिए सही नहीं है, यहाँ पर आत्माएं भटकती है। इस पर राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अबे क्या यार, तू भी ये क्या इन सब बातों पर यकीन करता है, पागल है क्या। भूत प्रेत आत्मा ये सब बस दिमाग का वहम है, ये सब कुछ नहीं होता, चल चुपचाप। जिसके बाद राजेश ने आराम से बाइक चलाना जारी रखा। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसका अंदाज़ा रास्ते की खामोशी और सन्नाटे को देखकर साफ पता लगाया जा सकता था। रास्ते के दोनों तरफ जंगल झाड़ियाँ थे, इसलिए चांद की रोशनी भी रास्ते पर सही से पहुंच नहीं पा रहे थे। बस बाइक की हेडलाइट की रोशनी ही थी जो उस रास्ते पर उन लोगों की सहारा बनी हुई थी। राजेश बाइक को चलाते हुए तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। ठंड का मौसम था और राजेश को
काफ़ी ठंड भी लग रहे थे। तभी उसने अनिकेत से कहा, यार थोड़ी देर तू बाइक चलाएगा क्या? मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। इस पर अनिकेत ने कहा, यार मैं चला लेता बाइक, मगर वो क्या है कि मुझे सही से चलाना नहीं आता। तो इस पर राजेश ने वापस से कहा, क्या बे, अगर नहीं चलाना तो सीधा बोल कि डर लग रहा है, या बहाना क्यों मार रहा है। जिसके बाद राजेश ने वापस से बाइक चलाना जारी रखा। रास्ते पर उन दोनों के अलावा और कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। रास्ते पर खामोशी और सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि वो लोग बाइक की आवाज़ के साथ ही साथ दूर कहीं से ट्रेन के गुजरने की आवाज़ भी साफ तौर पर सुन पा रहे थे। राजेश तेजी से अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी अचानक ही उसे रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा नजर आया। इस पर राजेश ने अनिकेत से कहा, अबे वो सामने देख, ये बच्चा कहाँ से आ गया इस रास्ते पर। इस पर अनिकेत ने कांपती आवाज में कहा, भाई भाई मैंने कहा था ना कि ये रास्ता। इस पर राजेश ने कहा, अबे चुप, ये बच्चा है यार, कोई भूत थोड़ी है, हमें उतर कर देखना चाहिए, हो सकता है कि इसे हमारी ज़रूरत हो। इस पर अनिकेत ने साफ मना किया, मगर राजेश नहीं माना। वो उतरकर उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी वो उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी इतनी देर से सिर झुकाए खड़ा वो बच्चा एकदम से उसने अपना सिर राजेश की तरफ ऊपर उठाया। तो राजेश उसका चेहरा देखकर डर के मारे एकदम से नीचे गिर पड़ा। उस बच्चे का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और उसका मुंह इतना बड़ा था जितना बड़ा एक इंसान का हो ही नहीं सकता। वो बच्चा एकदम से ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ पूरे फिज़ा में गूंज रही थी। उसकी मोटी और कर्कश आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो बच्चा कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही भला है। जिसके बाद अनिकेत भागता हुआ राजेश के पास आया और उसे उठाने लगा। राजेश को उठाकर वो वापस से बाइक के पास आया। उन दोनों ने बाइक घुमाई और वापस से वहीं पहुँचे जहाँ से वो लोग अपने घर जाने के लिए निकले थे। उन लोगों ने पूरी रात वहीं उस फार्म हाउस पर ही बिताई, अपने दोस्त के फार्म हाउस पर। और फिर अगली सुबह ही वो लोग वापस से अपने घर जाने के लिए निकले। मगर उन दोनों को आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो बच्चा, वो सब था क्या। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।